Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, we are going to continue with the applications of the animal cell culture, and it is the last topic of our animal cell culture. So let's see what are the applications of the animal cell culture. अभी तक हमने एनिमल सेल कल्चर के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा. अब हम देखेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, मीन्स इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्यों हम एनिमल सेल कल्चर पढ़ते हैं. The 9 applications of the animal cell cultures are given here. ओके यहाँ पे हमारे 9 एप्लीकेशंस दिए गए हैं एनिमल सेल कल्चर के. फर्स्ट है हमारा मॉडल सिस्टम. मॉडल सिस्टम मीन्स हम इसमें क्या होता है कि हम जो सैंपल्स लेते हैं, मतलब कि अगर हम बजाय किसी एनिमल्स या प्लांट सेल को डिस्ट्रॉय करने के, किल करने के, किसी भी एनिमल्स को, जैसे कि रैट्स वगैरह लिए जाते हैं, रैट, रैबिट, पिग, इन सब को यूज़ किया जाता था पहले के टाइम पे. लेकिन अब इन सब चीज़ों पे बैन हो गया है और हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, सेल कल्चरिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम मॉडलिंग कर सकते हैं, मॉडल सैंपल ले सकते हैं. तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि हम कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं या फिर किसी वैक्सीन का ट्रायल देना है, कुछ भी हमें ट्रायल देना है, तो हम डायरेक्ट किसी एनिमल्स को किल करने के बजाय सेल कल्चर ही कर सकते हैं. उस पार्टिकुलर एनिमल्स के टिश्यू को निकाल के हम सेल्स लेके उसे ग्रो कर सकते हैं और फिर हम अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं. ओके, सेकेंड है हमारा टॉक्सिसिटी टेस्टिंग. हमें जो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करनी होती है, कोई भी हमने ड्रग प्रिपेयर किया, अब हमें देखना है वो कितना वर्क करता है या फिर उसकी कोई टॉक्सिसिटी लेवल ना हो. ओके, तो ये सब चीज़ें हम टेस्ट करने के लिए सेल कल्चरिंग करते हैं. कैंसर रिसर्च करना है हमें, हम क्या करेंगे कि हम कोई पार्टिकुलर सेल लेंगे और उसमें केमिकली या फिर वायरल के थ्रू हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैंसर इंड्यूस करके उस सेल में हम कैंसर की स्टडी कर सकते हैं. वायरोलॉजी मीन्स वायरस की स्टडी के लिए भी हम सेल कल्चर यूज़ कर सकते हैं. सेल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, जो सेल बेस्ड कुछ मैन्युफैक्चर्स किए जाते हैं. जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन थेरेपी एंड द ड्रग्स स्क्रीनिंग एंड डेवलपमेंट, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा मॉडल सिस्टम. मॉडल सिस्टम में क्या होता है, सेल कल्चर्स प्रोवाइड अ गुड मॉडल सिस्टम फॉर द स्टडिंग. मीन्स अगर हमें कोई स्टडी करनी है तो हम सेल कल्चर हमारे लिए बहुत ही अच्छा मॉडल हो सकता है. बेसिक सेल बायोलॉजी एंड द बायोकेमिस्ट्री. अगर हमें किसी सेल की स्टडी करनी है, उसकी सेल बायोलॉजी करनी है या फिर बायोकेमिस्ट्री यानी सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटी को स्टडी करना है, तो हम सेल कल्चरिंग के थ्रू कर सकते हैं. द इंटरेक्शंस बिटवीन द डिसीज कॉजिंग एजेंट्स एंड द सेल. किसी डिसीज कॉजिंग एजेंट और सेल के बीच में क्या इंट्रैक्शन हो रहा है, उसकी स्टडी के लिए भी हम सेल कल्चर यूज़ कर सकते हैं बजाय किसी एनिमल्स को किल करने के. ओके, द इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स ऑन अ सेल. अगर किसी ड्रग का इफेक्ट देखना है तो हम उस सेल के ऊपर देख सकते हैं बजाय किसी एनिमल्स के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करने के. ओके, द प्रोसेस एंड ट्रिगर्स फॉर एजिंग मीन्स उसमें हमारे जो सेल डिवीज़न होता है, उसका प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, वो किस तरह से उसकी एजिंग हो रही है, वो सब भी हम स्टडी कर सकते हैं सेल कल्चर के थ्रू. न्यूट्रिशनल स्टडी मीन्स हमें ये भी अगर देखना है कि किसी सेल के लिए क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, किसी वायरस की स्टडी करनी है या फिर किसी बैक्टीरिया, किसी भी माइक्रोब सेल की, तो हमें अगर ये देखना है कि उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो उसके लिए भी हम सेल कल्चर यूज़ कर सकते हैं. ओके, सेकेंड है टॉक्सिसिटी टेस्टिंग. टॉक्सिसिटी टेस्टिंग मीन्स कल्चर्ड सेल्स आर वाइडली यूज्ड अलोन और इन कंजुगेशन विद एनिमल टेस्टिस to study the effect of the new drugs, cosmetics, chemicals on the survival and the growth in a wide variety of the cell types. अब हम सेल कल्चरिंग का क्या होता है कि कई बार हम एक सिंगल सेल लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं, कंजुगेशन विद एनिमल टेस्टिस, एनिमल सेल के टेस्टिस के साथ भी हम स्टडी कर सकते हैं किसी न्यू ड्रग की या फिर किसी कॉस्मेटिक की या फिर केमिकल्स, उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं कि वो कितना इफेक्ट शो कर रहा है, किस लेवल तक उसका इफेक्ट है. और डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेल टाइप्स पे भी हम देख सकते हैं उसका इफेक्ट देख सकते हैं अपने पार्टिकुलर ड्रग्स का, या फिर कॉस्मेटिक, हमने कोई कॉस्मेटिक प्रिपेयर किया तो उसका इफेक्ट क्या शो हो रहा है. तो उन सब चीज़ों को स्टडी के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सेल कल्चरिंग करते हैं. स्पेशली इम्पॉर्टेंट आर लीवर एंड द किडनी ड्राइव सेल कल्चर. और इसकी स्टडी के लिए हमें लीवर या फिर किडनी से जो सेल मिले हैं उन पे हम ज़्यादा अच्छा बेस्ट स्टडी कर सकते हैं, जो कि लीवर सेल हो या फिर किडनी सेल हो.
थर्ड पॉइंट है हमारा कैंसर रिसर्च। कैंसर रिसर्च वर्क में सिंस बोथ द नॉर्मल सेल्स एंड द कैंसर सेल्स कैन बी ग्रोन इन अ कल्चर, जैसा कि हमने पढ़ा कि हम नॉर्मल सेल और कैंसर सेल्स को भी ग्रो कर सकते हैं अपने कल्चर मीडिया में। किसी भी कल्चर अगर हम नॉर्मल सेल ग्रो करवाते हैं या फिर कैंसर सेल ग्रो करवा रहे हैं, तो दोनों की स्टडी के पर्पज से हम क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा के हम दोनों की स्टडी कर सकते हैं। अगर हमें नॉर्मल सेल की स्टडी करनी है तो नॉर्मल सेल की भी स्टडी कर सकते हैं, अगर हमें कैंसर सेल की स्टडी करनी है तो कैंसर सेल का भी कल्चर कर सकते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम कैन बी क्लोजली स्टडीड। इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है हम ईजिली हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इन एडिशन इट इज़ पॉसिबल बाय द यूज ऑफ द केमिकल्स, वायरस एंड द रेडिएशन टू कन्वर्ट नॉर्मल कल्चर्ड सेल्स टू द कैंसर कॉजिंग सेल्स। मीन्स अब हमें हम अगर ये देखना चाहते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमें पहले नॉर्मल सेल कल्चर करना होगा, फिर हमें उनमें डिफरेंट केमिकल्स, वायरस और रेडिएशन के हेल्प से हम देखेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं और किस लेवल तक करते हैं। कल्चर्ड कैंसर सेल्स ऑल्सो सर्व एज अ टेस्ट सिस्टम टू डिटरमाइन द सुटेबल ड्रग्स। और हमने जब कैंसर सेल को इंड्यूस कर दिया, कैंसर सेल्स ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, अब हम ये देख सकते हैं कि उस पर ऐसा कौन सा ड्रग यूज़ करें कि वो जो हमारा ड्रग है वो उस पर वर्क कर सके, कैंसर सेल को डिवाइड होने से रोक सके, किस लेवल तक रोक सकता है। तो इन सब की टेस्टिंग के लिए भी कैंसर रिसर्च किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेल कल्चरिंग। मेथड्स फॉर द सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉइंग द टाइप्स ऑफ द कैंसर। अब कई तरह के कैंसर होते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कौन सा ड्रग किस तरह के कैंसर को ट्रीट कर रहा है। ओके, फोर्थ एप्लीकेशन है हमारा वायरोलॉजी। वायरोलॉजी वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द मेजर यूजर्स ऑफ द सेल कल्चर। ये बहुत ही पुराने टाइम से और बहुत ही ज़्यादा सेल कल्चर में सबसे ज़्यादा वायरोलॉजी के पर्पज से ही सेल कल्चर किया जाता है। इज़ द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरसेस इन द सेल कल्चर। अगर हमें किसी वायरस की स्टडी करनी है तो हम किसी भी वायरस को क्या कर सकते हैं, उस सेल कल्चर में इंड्यूस करके उसके डिवीजन, रेप्लिकेशंस को देख सकते हैं कि उसका सर्वाइवल ग्रोथ रिक्वायरमेंट क्या है, उसके सर्वाइव के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे वो डिवाइड करता है, कैसे उसका डीएनए चेंज होता है आरएनए में, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो हम स्टडी कर सकते हैं बजाय किसी एनिमल्स के, हम उसे एनिमल सेल के कल्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हम एनिमल्स पे अगर इंड्यूस करते हैं, हो सकता है कि वो वायरस उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। फॉर यूज़ इन द वैक्सीन प्रोडक्शन। और हमें कई बार जो हम वैक्सीन बनाते हैं, एंटीवायरल वैक्सीन्स होती हैं, उन वैक्सीन्स में भी हमारे जो डेड वायरस होते हैं वो डाले जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। तो हमें अगर उन वायरस की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, उनकी ग्रोथ करवाएंगे आर्टिफिशियल कल्चर में और फिर हम उनसे वैक्सीन बनाएंगे। ओके, सेल कल्चर्स आर ऑल्सो वाइडली यूज इन द क्लिनिकल डिटेक्शन। हम क्लिनिकल डिटेक्शन में भी सेल कल्चर का यूज़ करते हैं। एंड द आइसोलेशन ऑफ द वायरसेस, वायरस के आइसोलेशन के लिए, एज वेल एज बेसिक रिसर्च इनटू हाउ दे ग्रो एंड इन्फेक्ट द ऑर्गेनिज्म। और बेसिक रिसर्च के लिए जैसे कि कैसे वो ग्रो करते हैं, कैसे किसी माइक्रोब्स किसी ऑर्गेनिज्म को वो अफेक्ट कर रहे हैं। फिफ्थ एप्लीकेशन है सेल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। सेल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कल्चर्ड सेल्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस मैनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। जो हमने सेल कल्चर की है उससे हम कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। 3 एरियाज आर जनरेटिंग द मोस्ट इंटरेस्ट। और इसके 3 मेन एरियाज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज़ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द वायरसेस फॉर यूज इन द वैक्सीन प्रोडक्शन। फर्स्ट लेवल ये है कि हम लार्ज अमाउंट में वायरस का प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज स्केल पे यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे वायरस का प्रोडक्शन करते हैं वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। एग्जांपल वैक्सीन्स ऑफ द पोलियो, रेबीज, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी एंड द मीजल्स। ये हमारे कुछ वैक्सीन्स हैं जो इसी तरीके से क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्रियल वे में। The second is the large scale production of the cells that have been genetically engineered to produce the proteins that have medicinal और commercial value। यानी कि सेकेंड लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है सेल का, उन सेल्स का प्रोडक्शन किया जाता है जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड यानी कि उनके जीन में फेरबदल कर दिया गया है और एक डिजायर्ड प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए
उन्हें प्रिपेयर किया गया है। यानी कि सेल के डीएनए में चेंज करके, उसके जीन में चेंज करके हम क्या करते हैं, डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं, प्रोटीन्स। और जो प्रोडक्ट होते हैं वो अल्टीमेटली होते क्या है, वो प्रोटीन्स ही होते हैं। और ये हमारे मेडिसिन में काम आते हैं, कॉमर्शियल वैल्यू होती है इनकी बहुत सारी, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या है ऐसे कॉमर्शियल वैल्यू, कैसे हम किसी के जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। ये हमारी हो गई बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। ओके, एग्जांपल द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, कई सारी एंटीबॉडीज़ भी प्रिपेयर करनी होती है तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। इंसुलिन बनाना होता है, हार्मोन्स etc, ये सारी चीज़ें कहाँ से अल्टीमेटली ऑब्टेन होती है, ये सब चीज़ें लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। द थर्ड इज द यूज ऑफ द सेल्स आर रिप्लेसमेंट टिश्यू एंड द ऑर्गेन्स। और थर्ड होता है कि हम अगर किसी सेल या टिश्यू या फिर ऑर्गेन का रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी हम सेल ग्रो करवाते हैं, सेल कल्चरिंग करते हैं। आर्टिफिशियल स्किन फॉर यूज इन ट्रीटिंग बर्न्स, मतलब कि अगर किसी का बर्न हो गया स्किन तो हम आर्टिफिशियल स्किन ऐड करते हैं, लगाते हैं। वो आखिर वो आते कहाँ से, वो सेल कल्चरिंग करके ही ऑब्टेन होते हैं। एंड द अल्सर इज़ द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट। और जो अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए भी इन्हें यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल ऑर्गेन्स सच एज पैनक्रियास, लीवर, किडनी इज अंडरवे। और अभी ये इस पर भी ट्राई किया जा रहा है कि हम आर्टिफिशियल ऑर्गेन भी प्रिपेयर कर सकें, जैसे कि पैनक्रियास, लीवर, किडनी। और ये अभी कंटिन्यूएशन में है, अभी इनमें ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में इनमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग मीन्स कई बार होता है कि जो बेबी होने वाला होता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसके बॉर्न होने से पहले ही हम क्या कर सकते हैं, हम उसके जीन के लेवल पे हम ये देख सकते हैं कि उसमें क्या जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या ऐसी कोई बड़ी डिसीज़ तो नहीं हो सकती उसे। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस करते हैं। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, ए डायग्नोस्टिक टेक्निक दैट इनेबल्स रिमूव एंड द कल्चर of the fetal cells from the pregnant woman and has given an important tool for the early diagnosis of the fetal disorders। यानी कि जो एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके सराउंडिंग में क्या होता है, उस जो हमारा फिटस होता है उसके सराउंडिंग में एक फ्लूइड होता है जो कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड से हम क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर सेल लेते हैं, क्योंकि वो उस फिटस का ही सेल होता है। उस पार्टिकुलर सेल को लेके हम कल्चर करते हैं और कल्चर करने के बाद हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि उस फिटल में क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ओके, तो हम पहले ये जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, मीन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीन की हेल्प से, उसके डीएनए को स्टडी करके कि क्या क्या ऐसे डिसऑर्डर होने वाले हैं। ओके, अगर हम उसे पहले डायग्नोस कर लेंगे तो हो सकता है कि हम उसे जेनेटिक लेवल पे ही उसमें चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, उस डिसऑर्डर को पहले से ही ट्रीट किया जा सकता है। दिस सेल्स कैन देन बी एग्जामिन फॉर द एबनॉर्मेलिटीज इन देयर क्रोमोसोम्स। यानी कि ये सेल्स जो हमने कल्चर किया उस फीटस के फ्लूइड से लिया गया था, अब हम इसके हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उसके क्रोमोसोम्स में। एंड जीन यूजिंग कैरियोटाइपिंग क्रोमोसोम्स पेंटिंग एंड अदर मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, मतलब हम ये सारी चीज़ें यूज़ करके क्या कर सकते हैं, उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ की स्टडी कर सकते हैं। 7 पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि द एबिलिटी ऑफ द ट्रांसफेक्ट और रीप्रोग्राम कल्चर्ड सेल्स विद न्यू जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड द genes has provided a major tool to study the cellular effects on the expression of these gene new proteins। मीन्स इसमें क्या है, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स जीन के लेवल पे फेरबदल करना, उसके कोडॉन्स पे जीन हमारा जो होता है वो लॉन्ग कई सारे कोडॉन से बना होता है, तो उसके कोडॉन को चेंज करके हम एक डिजायर्ड प्रोटीन सिंथेसाइज करवा सकते हैं। और क्या हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, कुछ मेडिकल पर्पस से, कुछ कमर्शियल पर्पस से, जैसे कि इंसुलिन हो गया। ओके, कुछ भी हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट बनवाना है किसी माइक्रोब की सेल से, तो हम पहले हमें उसके जीन पे क्या होता है, हमें उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें सारे फॉर्मूले पता होता है
कि कौन सा प्रोटीन किस कोडोन की हेल्प से बनता है, कौन सा कोडोन किस प्रोटीन को कोड करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं। बस हमें ये जानना है कि हम सेल कल्चरिंग का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। Insect cells are widely used as a miniature cells factories to express the substantial quantities of protein that they manufacture after being infected with genetically engineered bacterial viruses। अब वही सारी चीज़ें हैं कि मतलब हम ये लाइन रह गई हमारी। दिस टेक्निक्स कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस दिस न्यू प्रोटीन। ये टेक्निक हम न्यू प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए भी यूज़ करते हैं इन लार्ज क्वांटिटी इन कल्चर्ड सेल फॉर फर्दर स्टडी। और कल्चर करते हैं मतलब ताकि हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। ओके, insect cells are widely used as a miniature cells factory to express the substantial quantities of protein। और जो इंसेक्ट सेल होते हैं, इंसेक्ट के सेल्स होते हैं, उनका भी यूज़ किया जाता है स्टडी पर्पस से। ओके, और हम क्या कर सकते हैं मतलब कि कई सारे ऐसे प्रोटीन अगर सिंथेसाइज करना है तो हम इंसेक्ट के सेल को भी यूज़ कर सकते हैं। दे मैन्युफैक्चर आफ्टर बीइंग इन्फेक्टेड विद जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्यूलोवायरस। मीन्स हम क्या करते हैं, पहले उसे इन्फेक्ट करवाते हैं बैक्यूलोवायरस से और फिर हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है उसके जेनेटिक। फिर हम उसमें जेनेटिक चेंजेस करते हैं और चेंजेस को देखते हैं। एप्लीकेशंस में हमारा 8 पॉइंट आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी यानी कि अगर कोई डिसऑर्डर है तो हम जीन में चेंजेस करके उसे क्या कर सकते हैं, थेरेपी मतलब ट्रीट कर सकते हैं किसी बिग डिसऑर्डर को, डिसीज़ को। जैसे द एबिलिटी टू जेनेटिकली इंजीनियर द सेल। जब हमारे पास ये एबिलिटी होगी हम सेल की इंजीनियरिंग कर सके यानी कि उसमें चेंजेस कर सके। हैज़ ऑल्सो लेड टू देयर यूज फॉर द जीन थेरेपी। इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम, जीन थेरेपी में। सेल्स कैन बी रिमूव फ्रॉम अ पेशेंट। हम पेशेंट का एक सेल रिमूव करेंगे लेकिन अ फंक्शनल जीन, उसमें कोई फंक्शनल जीन नहीं होगा। एंड द मिसिंग और डैमेज जीन कैन बी रिप्लेस। और फिर हम उसमें नया जीन ऐड कर देंगे ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। कई बार होता है कि हमारा कोई जीन मिस हो जाता है, मिस होने की वजह से हमें डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसीज़ होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी स्टडी करके जीन के लेवल पे चेंजेस कर दें, हम नया कोई जीन ऐड कर दें, रिप्लेस कर दें और फिर वो डिसऑर्डर क्योर कर सकते हैं। द सेल्स कैन बी ग्रोन फॉर अ वाइल इन कल्चर एंड देन रिप्लेस्ड इनटू अ पेशेंट। हम उस सेल को कल्चर करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे उसके जीन पे और फिर हम उसे कल्चर करने के बाद फिर से हम उसे पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे। ओके, एन अल्टरनेटिव अप्रोच इज़ टू प्लेस द मिसिंग जीन। इसका अल्टरनेटिव क्या अप्रोच है कि हम मिसिंग जीन को प्लेस करते रखते हैं इनटू अ वायरल वेक्टर। ओके, वायरल वेक्टर यानी वायरस को हम होस्ट मान के लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं। जो भी हमारा मतलब कि जो हमारा मिसिंग जीन होता है उसे हम वायरस के अंदर इंड्यूस करते हैं एंड देन इन्फेक्ट द पेशेंट विद द वायरस। और वो वायरस क्या करता है, जब ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा या किसी पेशेंट को इन्फेक्ट करेगा इन द होप दैट द मिसिंग जीन विल देन बी एक्सप्रेस इन द पेशेंट सेल। अब जब वो वायरस उस जीन को लेके अंदर जाएगा तो वो एक्सप्रेस करेगा, मीन्स वो जब डिवीजन करेगा तो न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा और उस कंडीशन में क्या होगा, वो जीन एक्सप्रेस हो जाएगा, मतलब प्रोटीन बनना स्टार्ट होंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो डिसीज होगा वो क्योर हो सकेगा। नेक्स्ट है हमारा ड्रग स्क्रीनिंग एंड द डेवलपमेंट। अब ड्रग की स्क्रीनिंग करनी है या डेवलपमेंट मतलब कि ड्रग टेस्टिंग करनी है। सेल बेस्ड एसेस हैव बिकम इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और जो सेल बेस्ड ऐसे किए जाते हैं, मतलब टेस्टिंग की जाती है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। नॉट जस्ट फॉर साइटोटॉक्सिटी, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें ये देखना है कि साइटोटॉक्सिटी कितनी है, बट ऑल्सो फॉर हाई थ्रू आउट स्क्रीनिंग ऑफ द कंपाउंड दैट मे हैव पोटेंशियल यूज एज अ ड्रग। हमें ये भी देखना होता है, हम किसी ड्रग की अगर हमें टॉक्सिसिटी देखनी है तो हमें ये भी देखना है कि वो कितना अच्छा इफेक्टिव वर्क कर रहा है। ज़रूरी नहीं है हर वक्त टॉक्सिक नेचर हो किसी सेल के लिए। कई बार हमें ये भी देखना ज़रूरी होता है कि वो किस लेवल तक अपना इफेक्ट शो कर रहा है और उसे क्या रिक्वायरमेंट्स है अपने इफेक्ट को शो करने के लिए, किसी ड्रग को वर्क करने के लिए। ओरिजिनली दिस सेल कल्चर टेस्ट वर डन इन 1906 वेल प्लेट्स।
और ये मतलब कि सेल कल्चर का टेस्ट हुआ किया जाता है, जैसे कि 1996 वेल प्लेट्स होंगे, ओके, बट इंक्रीजिंग यूज इज नाउ बीइंग मेड ऑफ 384 एंड 1536 वेल प्लेट्स। अब धीरे धीरे मतलब इनका यूज़ बढ़ता जा रहा है। पहले ये जो सेल कल्चरिंग का काउंट है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है, मीन्स हमारे वर्क को ईजी कर रहा है। Thank you so much. And this is complete lectures of human cell culture. In next lecture, we will start with a new topic, that is aseptic technique, aseptic area. Okay.